स्टडी ऑफ लॉज एंड जीएस विथ मी एपीओ एंड सिविल जज चैनल में सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से यूपी एपीओ का संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। वह साथ ही साथ समान अध्ययन व करंट अफेयर्स भी इस चैनल के माध्यम से पढ़ाए जा रहे हैं। समान अध्ययन में मध्यकालीन इतिहास पढ़ाया जा रहा है, जिसमें दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश और गुलाम वंश के शासकों में कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी, आराम शाह 1210 से 8 माह तक, इल्तुतमिश 1210 से 1236, रुकनुद्दीन फिरोज 1236 6 माह 8 दिन, रजिया सुल्ताना जिसका शासन 1236 से 1240, मुइजुद्दीन बहराम शाह जिसका शासन 1240 से 1242 ईस्वी तक, अलाउद्दीन मसूद जिसका शासन 1242 से 1246 ईस्वी, नासरुद्दीन महमूद जिसका शासन 1246 से 1265 ईस्वी, गैसुद्दीन बलबन 1265 से 1287 ईस्वी। 1 से 8 तक के शासक गुलाम वंश के शासकों के विषय में पूर्व के वीडियो में पढ़ाया गया। आज दिल्ली के 9वें सुल्तान गियासुद्दीन बलबन के विषय में पढ़ाया जाएगा। यह दिल्ली के 9वें सुल्तान थे। इनके पूर्ववर्ती नासरुद्दीन महमूद थे। वह इनके उत्तराधिकारी मुइज़-उद-दीन कैकाबाद जो पौत्र थे। इनका जन्म 1216 दिल्ली में हुआ था और मृत्यु 13 जनवरी 1287 को। इन्हें बलबन का मकबरा यानी इन्हें दफनाया गया कहाँ? बलबन का मकबरा महरौली पुरातत्व पार्क दिल्ली में। इनके घर को मामलुक हाउस कहते हैं। इनका धर्म सुन्नी इस्लाम था। आज गयासुद्दीन बलबन जिनका शासन 1265 से 1287 ईस्वी था, इनके विषय में विस्तार से पढ़ाया जाएगा। इनका बचपन का नाम बहाउद्दीन था और ये युवावस्था में ही इन्हें मंगोलों ने अपहरण करके बगदाद के बाजार में भेज दिया था। जमालुद्दीन बसरी ने बगदाद के दास बाजार से बलबन को खरीद कर गुजरात के रास्ते दिल्ली के दास बाजार में लाए थे। इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के बाद 1233 ईस्वी में दिल्ली के दास दरबार से बलबन को खरीदा था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के समय बलबन इस प्रकार के पद में नियुक्त थे। इल्तुतमिश के समय इनका पद खासदार जिसका मतलब अंगरक्षक, रजिया बेगम में ये अमीर शिकार पद पर थे, बहराम शाह में अमीर आखुर और अलाउद्दीन मसूद में अमीर हाजिब, नासरुद्दीन महमूद में वजीर वित्त मंत्री यानी नासरुद्दीन महमूद में ये वजीर थे। वजीर जो वित्त मंत्री का पद होता था। 1265 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन दिल्ली के सल्तनत के सुल्तान बने। गयासुद्दीन बलबन 20 वर्षों तक वजीर तथा 20 वर्षों तक सुल्तान के पद पर नियुक्त थे। यह एकमात्र वजीर थे जो सुल्तान के छत्र यानी शस्त्र का इस्तेमाल करते थे। गयासुद्दीन बलबन अपने को अफरासियाब वंश का वंशज मानते थे। फिरदौसी की पुस्तक शाहनामा में अफरासियाब वंश का उल्लेख मिलता है। इस वंश के लोग उच्च कुल के होते थे। बलबन के संदर्भ में कहा जाता है कि मालिक होते हुए भी खान बन गए, बाद में सुल्तान बन गए। बलबन अपने राज दरबार में फारसी प्रथा यानी ईरानी प्रथा लागू किया था। ईरानी प्रथा को गैर इस्लामी प्रथा माना जाता है। बलबन ने अपने राज दरबार में सिजदा प्रथा और पायोबोस प्रथा लागू किया था।
सिजदा, जिसका मतलब होता है कि घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के समक्ष सिर झुकाना, और पायबोस, सुल्तान के समक्ष उपस्थित होकर मुख से सुल्तान का चरण चूमना। यानी ये दोनों प्रथा बलबन के समय लागू थी। बलबन ने अपने राज दरबार में नवरोज प्रथा लागू किया था। ईरानियों में नया साल को ही नवरोज त्योहार के रूप में मनाया जाता है। नवरोज के दिन सुल्तान अपनी प्रजा को आशीर्वाद देने के लिए झरोखा से दर्शन देते थे। बलबन अपने दरबार में राजतत्व सिद्धांत लागू किए थे। इसमें दो बातें थी। पैगंबर के बाद पृथ्वी पर सुल्तान का स्थान आता है और सुल्तान के पास ईश्वरीय शक्ति होता है। प्रजा के ऊपर सुल्तान का शासन करना ही परम कर्तव्य है। और दूसरा, सुल्तान असाधारण व्यक्ति होता है, इसके अंदर अद्भुत शक्तियां होती हैं जो पैगंबर द्वारा प्रदान किया जाता है। सुल्तान का निरंकुश होना स्वाभाविक गुण है। इस प्रकार ये अपने राज दरबार में ये दो सिद्धांत लागू किए थे। बलबन अपने शत्रुओं के प्रति लौह तथा रक्त की नीति अपनाए। बलबन ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन तुर्कान ए चहलगामी, जो इल्तुतमिश द्वारा निर्मित था, इसको समाप्त कर दिए। इस दल में शामिल सभी गुलामों की हत्या कर दिए गए। बलबन अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए सीमाओं को वर्गीकृत कर दिए, जिससे शत्रुओं का प्रवेश दिल्ली के सल्तनत के क्षेत्र में न हो सके। सीमाओं की सुरक्षा करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बलबन को ही कहा जाता है। बलबन ने साम्राज्य विस्तार नहीं किया, बल्कि अपनी सीमाओं की सुरक्षा पर विशेष जोर दिए थे। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए दीवान-ए-अर्ज नाम से सैन्य विभाग की स्थापना बलबन द्वारा की गई। आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में इनके विषय में शेष भाग को पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।